नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जल्द ही राजस्थान में भी एंट्री करेगी। ओवैसी ने दिसंबर तक राजस्थान में संगठन तैयार करने की घोषणा की और जयपुर दौरे पर आए पार्टी सुप्रीमो ओवैसी ने कहा कि हाँ, हम पार्टी को लॉन्च करेंगे और बहुत से जिम्मेदार लोगों से बात हुई है और मेरा इरादा यह है कि आज से 1.5-2 महीने के अंदर राजस्थान में पार्टी की गतिविधियां शुरू हो जाए। राजस्थान में थर्ड फ्रंट का काफी स्कोप है और यहाँ की जनता बीजेपी कांग्रेस दोनों से ही परेशान है और यहाँ की माइनॉरिटी को एक राजनीतिक आवाज और राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिले और यही हमारी कोशिश होगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में कराए जाने और राजस्थान में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले पार्टी यहां गतिविधियां शुरू करेगी और फिर संगठन को मजबूत किया जाएगा। गठबंधन की बात बाद में होगी। मैं बीटीपी नेता छोटू भाई बासवा के घर गया था और उनसे अच्छी बातचीत हुई है और माइनॉरिटी के साथ दलित एसटी सहित दूसरे कास्ट से भी बातचीत होगी और हमारी पार्टी सबका एजेंडा रखेगी और सबकी बात होगी। ओवैसी ने राजस्थान में मुस्लिम विधायकों को शो पीस कहकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि राजस्थान में मुस्लिम माइनॉरिटी की पॉलिटिकल वॉइस नहीं के बराबर है और यहाँ माइनॉरिटी के 8-9 लोग जीत जाते। माइनॉरिटी के विधायक भी अंगड़ाई लेते वक्त ही मुंह खोलते हैं और जब तक माइनॉरिटी की स्वतंत्र आवाज नहीं होगी तब तक ये शो पीस ही है और इनका असेंबली और विकास में क्या योगदान है। और बाबा साहेब अंबेडकर से भी पूछा गया था कि दलित नेता जीत तो रहे फिर भी भागीदारी पर सवाल क्यों। तब बाबा साहेब ने कहा था कि दलित जीत कर जाते हैं लेकिन संसद में मुंह उस वक्त खोलते हैं जब उन्हें अंगड़ाई लेनी होती है और यही हाल राजस्थान में मुस्लिम विधायकों का है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने इतने दिन वोट दिया है लेकिन उनके साथ भेदभाव हुआ। अमित शाह यूएपीए का बिल लाए जिसमें दिल्ली में बैठे पुलिस इंस्पेक्टर को राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को आतंकी करार देने का अधिकार दे दिया गया। कांग्रेस ने यूएपीए का समर्थन किया है। राजस्थान में रीट रिजल्ट के बाद अब तृतीय श्रेणी के 31,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और इसके तहत जल्द ही थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी और इसमें लेवल 1 से लेकर 16,000 और लेवल 2 में 15,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और अब तक विषय वर्गीकरण को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। और वहीं इस बार रीट में पात्र अभ्यर्थियों को भर्ती फॉर्म भरते समय रीट मार्कशीट समेत अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर अपलोड करने होंगे और इसके बाद बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी करेगा जिसका फाइनल कट ऑफ भी जारी होगा और इसी मेरिट के आधार पर राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती होगी। राजस्थान बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने बताया कि हमने परीक्षा के जरिए पात्र अभ्यर्थी की सूची जारी की और भर्ती के लिए फाइनल मेरिट बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा निकाली जाएगी और इसी मेरिट से 31,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। और उन्होंने आगे कहा कि सामान्य श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए 60% और इससे ऊपर की पात्रता है। और जारोली ने बताया कि बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पात्र परीक्षाओं के एकेडमिक इंडेक्स से 10% मार्क्स जोड़ेगा और इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और इसके आधार पर ही सरकार नियुक्तियां देगी और फाइनल मेरिट में 90-10 का फॉर्मूला लगाया जाएगा यानी 90% मार्क्स रीट से लिए जाएंगे जबकि 10% एकेडमिक डिग्री से लिए जाएंगे। राजस्थान के नागौर के कुचामन में एक युवक की मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद उसकी 24 घंटे बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी और जब भी थाने में बाइक चोरी की शिकायत लेकर जाता था पुलिस वाले ये कहकर टाल देते थे कि मामला दर्ज कर लेंगे। आखिर परेशान युवक ने अपनी एप्लीकेशन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तैनात अपने आईजी मामा को भेजी और जब उन्हें पता चला कि 24 घंटे बाद भी पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है तो वो भी हैरान हो गए। बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगी ने सोमवार को एप्लीकेशन के एक साथ
ट्वीट किया और कार्रवाई के लिए कहा। और इधर ट्वीट जैसे ही नागौर पुलिस तक पहुंचा, अधिकारी हरकत में आ गए और पुलिस को पता लगा कि बिलासपुर आईजी युवक के मामा है और इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और सोमवार शाम तक युवक को बाइक भी ढूंढ कर दे दी गई। और कुचामन निवासी संपत राज मेघवाल ने बताया कि शनिवार देर रात तक उसके घर के बाहर खड़ी नई बाइक चोरी हो गई थी और वारदात के वक्त वो घर के सभी लोग सो रहे थे और आधी रात जब नींद खुली और बाहर देखा तो बाइक नहीं थी और इधर उधर खूब तलाशी की पर बाइक नहीं मिली तो कुचामन पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने सोमवार तक बाइक चोरी का मामला ही दर्ज नहीं किया था। परेशान होकर उसने छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगी को जानकारी दी और नीरज ने बताया कि आईजी डांगी उसके रिश्ते में मामा लगते हैं और इस मामले के बाद पुलिस कार्यशैली पर भी सवाल उठे और पीड़ित जब सामान्य युवक बनकर गया तो पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। 24 घंटे तक मामला दर्ज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही रिश्तेदारी निकली पुलिस ने बाइक भी ढूंढ निकाली। सुकेत थाना पुलिस ने बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी दिलीप सिंह ने घर में घुसकर 65 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया था और वारदात के 26 दिन बाद पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। और आरोपी खुद शादीशुदा है और पेशे से ड्राइवर जो इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रैक्टर चलाता है, वो शराब का आदी है और जानकारी के मुताबिक पीड़िता सुकेत थाना क्षेत्र के गांव में रहती है। उसका पति और 2 लड़के खदान क्षेत्र में मजदूरी करने जाते हैं। वारदात वाले दिन भी पति और उसके बेटे मजदूरी करने गए थे और पीड़िता घर में अकेली थी। इसी दौरान मौका देखकर आरोपी घर में घुसा और बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, फिर फरार हो गया। और सुकेत एसएचओ रामपाल शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने 17 अक्टूबर को थाने में शिकायत दी थी, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई और 14 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने आरोपी दिलीप को जेल भेजा है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण एक बार फिर पैर पसारने लगा है और 100% क्षमता के साथ स्कूल खोलने के 24 घंटे में ही अब स्कूली छात्र कोरोना की चपेट में आने लगे। और वहीं मंगलवार को जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्र कोरोना संक्रमित मिले, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने अगले 4 दिनों के लिए ऑफलाइन पढ़ाई को बंद कर दिया। महाराजा सवाई मानसिंह स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य दामोदर गोयल ने बताया कि कक्षा 3 और 6ठी में पढ़ने वाले एक ही परिवार के भाई बहन कोरोना संक्रमित आए और सोमवार रात संक्रमित बच्चों के परिजनों ने ही स्कूल प्रबंधन को उनके पॉजिटिव होने की बात बताई, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने एहतियातन अगले 4 दिनों तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया। और गोयल ने बताया कि इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई चालू रहेगी ताकि स्कूल के दूसरे बच्चे घर बैठ कर भी पढ़ सके। और वहीं महाराजा सवाई मानसिंह स्कूल में बच्चों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पेरेंट्स में डर का माहौल है और पेरेंट रवि शर्मा ने बताया कि सरकार ने जल्दबाजी में 100% क्षमता के साथ स्कूल खोलने का निर्णय लिया, जो सरासर गलत है। फिलहाल वैक्सीन छोटे बच्चों को नहीं लगी, ऐसे में जब तक छोटे बच्चों को वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग जाती तब तक पूरी क्षमता के साथ स्कूल नहीं खोलने जाने चाहिए। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने गोल्ड तस्करी का मामला पकड़ा है और दुबई से देर रात करीब 1:30 बजे पहुंचे एयर इंडिया की एक फ्लाइट में आए पैसेंजर के पास से कस्टम के अधिकारियों ने 1.5 किलो सोना पकड़ा है और सोना पकड़ने के बाद कस्टम ने उस व्यक्ति के साथ एयरलाइंस के 4 कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया और कस्टम विभाग के सूत्रों के मुताबिक सोना बिस्किट के फॉर्म में लाया गया था और ये प्लेन में सीट के नीचे छिपा कर लाया गया। अधिकारियों ने जब प्लेन की रैंडम जांच की तो ये पकड़ में आया और सीट के नीचे से 2 सोने के बिस्किट मिले और जिसमें एक का वजन 1 किलो जबकि दूसरे का वजन करीब 500 ग्राम बताया जा रहा है। और सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया व्यक्ति सीकर जिले का रहने वाला है और वो दुबई में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी करता है। कस्टम विभाग के अधिकारियों की माने तो इस पूरे मामले में एयरलाइंस एयर इंडिया के कुछ ग्राउंड कर्मचारियों की मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि सोना की तस्करी होने की सूचना पहले ही मुखबिरों से मिल चुकी थी और इसी के आधार पर कस्टम विभाग ने जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंड करने के बाद खुद विमान में जाकर एक एक सीट की तलाशी ली और इस तलाशी में एक सीट के नीचे ये सोना बरामद हुआ और विभाग को इस मामले में एयरलाइंस के कर्मचारी पर भी शक है।
और उन्होंने इस मामले में ग्राउंड स्टाफ के 4 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में रखा और सोना लाने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही। बरामद किए गए सोने की कीमत का आकलन किया जा रहा है और मोटे मोटे तौर पर सोने की बाजार कीमत 75 लाख रुपए मानी जा रही और जानकारों की माने तो दुबई से ड्यूटी फ्री सोना भारत लाने पर तस्करों को 10% कीमत का फायदा होता है और यहाँ करीब 10% आया ड्यूटी देनी पड़ती है। इसके अलावा दुबई से लाए जाने वाला सोने की शुद्धता भी अच्छी मानी जाती है। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात तक एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई और बदमाशों ने महिला के गले पर वार कर महिला की हत्या कर दी और महिला के पैर काटकर चांदी के कड़े लूट लिए गए। और महिला सोमवार दोपहर को खेत पर काम कर रहे पति को खाना देने निकली थी और महिला की गुमशुदगी पर परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी और इस पर पुलिस ने महिला की तलाशी की तो उसकी लाश जंगल में पड़ी मिली और पुलिस ने शव को चारभुजा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। और चारभुजा थाना अधिकारी भवानी शंकर ने बताया कि थाना क्षेत्र के अमरतिया निवासी कंकुबाई पत्नी जीवाराम मेघवाल की लाश जंगल में मिली और महिला के गले पर चोट के निशान है और दोनों पैर कटे हुए हैं। और थाना अधिकारी ने बताया कि मृतक महिला अपने पति को खेत पर खाना देने के लिए घर से निकली थी और उसके खेत पर नहीं पहुंचने पर पति घर आया और यहां भी महिला के नहीं मिलने पर पति ने परिजनों के साथ मिलकर तलाशी की और महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर पति पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस को गुमशुदगी के बारे में सूचना दी और पुलिस ने महिला की क्षेत्र में तलाश की तो जंगल में महिला की लाश मिली और पुलिस ने हत्या और लूट में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। और थाना अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर डीएसटी टीम, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और फोरेंसिक टीम आने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण करेगी। इसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी क्योंकि पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से किया जाना है और इस कारण फिलहाल अभी डॉक्टरों की टीम का गठन किया जा रहा है। महिला की हत्या के बाद परिजनों ने विरोध जताया। पुलिस के समक्ष हंगामा करते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने हत्यारे को जल्द पकड़ने की मांग की और पुलिस ने जल्द मामले का खुलासा करने का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए थे। बारा के छबड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार रात खेत पर काम करते समय करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई और पुलिस ने मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सौंप दिया। और पुलिस ने बताया कि हादसे में छावड़ा के नदीपुरा गांव निवासी कमल गुर्जर की मौत हो गई और घटनाक्रम के मुताबिक सोमवार शाम को वो अपने खेत में पानी दे रहा था और बिजली आने के बाद खेत पर लगी ट्यूबवेल वे की मोटर चालू करने गया और इसी दौरान मोटर चालू करने के दौरान स्टार्टर में करंट आ गया, जिससे किसान कमल करंट की चपेट में आ गया और चीख सुनकर पास ही खेत पर काम करे किसान दौड़ कर आए, जिन्होंने कमल को संभाला और गंभीर झुलसी अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और वहीं मृतक पत्नी और 2 बच्चों के साथ यहां रहता था। कमल की मौत का पता चलने पर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज ही वो दिन है जब महिलाएं प्रदोष व्रत रखती है और भगवान शंकर की पूजा आराधना करते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व भी होता है, पर क्या होता है प्रदोष व्रत और इसके पीछे वो कौन सी कथा है जो सदियों से स्त्रियां ये व्रत रखती हैं? आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है, जिसकी मान्यता और भव्यता सदियों से चली आ रही है। यूं तो हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत रखा जाता है, लेकिन कार्तिक महीने में प्रदोष व्रत रखने का अलग ही महत्व माना जाता है। बता दें कि साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान पूजा का विशेष महत्व होता है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस साल 16 नवंबर को है। साथ ही इस दिन के मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। हर प्रदोष व्रत के दिन पूरे विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा की जाती है और भौम प्रदोष व्रत में शिव के साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। मान्यता है
कि इस दिन प्रदोष व्रत कथा पढ़ने या सुनने वालों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो वहीं जो स्त्रियां पहली बार ये व्रत रखती हैं, उन्हें बता दें कि प्रदोष व्रत की पूजा एक विधि के साथ करनी चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। घर के मंदिर में दीप जलाना चाहिए और शंकर भगवान का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए और पुष्प भी अर्पित करने चाहिए। भोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और भोग लगाने के बाद भोलेनाथ की आरती करें और पूरे दिन उनका ध्यान करें। अब आपको बताते हैं कि भोम प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। तो बता दें कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना की जाती है और जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो उसे भोम प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि भोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान हनुमान को घी की 9 बाती वाला एक दीपक जलाने से हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। साथ ही ये व्रत रखने वाले सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं और शिव हनुमान की विशेष कृपा होती है। तो वहीं अब आपको बताते हैं प्रदोष व्रत से जुड़ी एक छोटी सी कथा के बारे में। दरअसल संकट पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती है। एक दिन जब वो भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था, तो वहीं उसकी माता की मृत्यु हो चुकी थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वो विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घुस रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं दिखाई दी और ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वो कन्या से मिलने आया तो कन्या के पिता ने बताया कि वो विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर आधिपत्य प्राप्त किया और ये सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। संकट पुराण में अनुसार ये भी कहा जाता है कि जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। देश के कई शहर विशेष रूप से उत्तरी हिस्से में रहने वाले लोग लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण और कोरोना वायरस महामारी की दोहरी मार झेल रहे। वायु प्रदूषण ने न सिर्फ आम जनता, सरकार और अदालत तक के नाक में दम कर दिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोग प्रदूषण के कारण परेशान हैं। वहीं दिल्ली और हरियाणा में तो सरकार ने स्कूलों की छुट्टी तक घोषित कर दी है। पिछले कई घंटों में AQI लेवल की बात करें तो परिणाम चौंकाने वाले हैं। दिल्ली नहीं, हरियाणा के नारनौल शहर में सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। दिल्ली लगातार बेहद खराब वायु गुणवत्ता में दम तोड़ रही है। हालत की गंभीरता के कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सप्ताह के लिए स्कूल को बंद करने की घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि एक सप्ताह के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में
100% वर्क फ्रॉम होम की घोषणा भी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा ने भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में भी बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में सभी स्कूलों को 17 नवंबर तक बंद करने का फैसला किया है। वहीं WHO के दिशा निर्देश का पालन किया गया होता तो 2019 तक यूरोपीय संघ में लगभग 2 लाख लोगों को बचाया जा सकता था। यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी का कहना है कि सक्षम कण वायु प्रदूषण से होने वाले मौतों में पूरे यूरोप से सालाना 10% की गिरावट आई है, लेकिन अदृश्य हत्यारा अभी भी 3 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार है। यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि वायु प्रदूषण के कारण 2019 में यूरोपीय संघ में 3,07,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। उनमें से कम आधे को असमय होने वाली मौतों से बचाया जा सकता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा की गुणवत्ता को सक्षम कणों और विशेष रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फिर जमीन पर ओजोन की मात्रा में मापा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ में वायु प्रदूषण 2018 की तुलना में 2019 में निश्चित रूप से कम हुआ है, लेकिन ये अभी भी अधिक है। पूरी दुनिया समेत यूरोप में वायु प्रदूषण की एक बड़ा स्तर खतरा बन गया है। WHO ने वायु प्रदूषण के सुधार के लिए मानक निर्धारित किए हैं और इन्हें दिशा निर्देश से समझाया भी गया है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्तमान में ब्लॉक में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ मिलकर काम कर रहा है और घातक वायु प्रदूषण इंसानों में फेफड़ों की बीमारी का कारण बनता है, जिसमें कैंसर भी शामिल है। और जब सांस लेने से खतरनाक तत्व इंसानों के फेफड़ों में जाते हैं तो ये कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारण बन जाते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के अधिकांश विकसित और विकासशील मुल्क वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। WHO ने वायु गुणवत्ता को लेकर जरूरी दिशा निर्देश बहुत पहले ही जारी किए थे, लेकिन उन्हें अभी भी वैश्विक स्तर पर लागू करने के लिए कोई कानूनी ढांचा मौजूद नहीं है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 34% देशों में कोई जरूरी कानून नहीं है। अब देखना ये होगा कि हमारी सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए क्या जरूरी कदम उठाने जा रही है। इसी के साथ राजस्थान के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को आप देखते रहिए आर्या न्यूज।